नमस्ते आप सभी को। इस वीडियो में जो टॉपिक की मैं बात करने वाली हूँ उसके बारे में रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कहा या सुना तो जरूर होगा। इवन कमर्शियल्स में भी इस टॉपिक को बहुत बार बोला जाता है। तो किसी भी इंसान या वस्तु को पहचानने के लिए हम यूजुअली कहते हैं कि इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ये बंदा इस तरीके का है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी की भी गारंटी लेने या देने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की गारंटी लेते हैं जो ठीक व्यक्ति नहीं है, आपके ऊपर उसके लीगल रिperकशंस भी हो सकते हैं। तो समझते हैं इस टॉपिक ऑफ गारंटी को एक लीगल लैंग्वेज में। इससे पहले मैं एक इलस्ट्रेशन को यूज करती हूँ समझाने के लिए कि गारंटी क्या होती है। ये है मिस्टर ए, जो एक स्टार्टअप यानी कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके लिए इनको 5 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन इनके पास नहीं है। तो ये जाते हैं मिस्टर बी के पास, जो पर्सनल लेंडर है, या फिर ये बैंक भी आप इसकी जगह कह सकते हैं, या कोई और व्यक्ति जो उधार देता है। तो ये जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे 5 लाख रुपीज़ दे दीजिए, क्योंकि मुझे ये बिज़नेस के लिए चाहिए, उधार चाहिए। तो मैं आपको इस डेट तक आपको इस इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूँगा। मिस्टर बी कहते हैं ठीक है, मैं आपको उधार तो दे दूँगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आप मुझे ये पैसा वापस भी करेंगे? तो मिस्टर ए कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से मैं पक्का दे दूँगा, ठीक है। लेकिन बी कहते हैं कि हम कैसे विश्वास कर लें आप पे? क्या आप ऐसे व्यक्ति को लेकर आएँगे जो आपकी मतलब वो गारंटी ले कि आप पक्का 5 लाख रुपए वापस करेंगे? तो मिस्टर ए जाते हैं सी के पास, जो इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और सी से कहते हैं कि आप मेरे बिहाफ़ पे गारंटी लेके क्या 5 लाख रुपए बी से दिलवा देंगे? मिस्टर सी राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है मिस्टर ए पक्का रिपे करेंगे। मिस्टर ए सी जाके कहते हैं कि ठीक है, आप इनको 5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये वापस कर देंगे आपको, और मैं श्योरिटी लेता हूँ, यानी कि मैं श्योरिटी ये बनने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो ये मिस्टर बी इस बिहाफ़ पे ए को पैसे दे देते हैं, ठीक है? तो हम समझते हैं कि मिस्टर ए को कहेंगे प्रिंसिपल डेटर, यानी कि जो पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है? मिस्टर ए ले रहे हैं बी से, तो ये उधार दे रहे हैं, तो इनको कहेंगे क्रेडिटर। और मिस्टर सी जो कि श्योरिटी का काम कर रहे हैं, या गारंटर भी कह सकते हैं, तो इनको कहेंगे श्योरिटी, क्योंकि ये श्योरिटी ले रहे हैं मिस्टर ए के बिहाफ पे 5 लाख रुपए की, ठीक है ना? तो समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कैसे? एक कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर ए और बी के बीच में, ठीक है? 1 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? पहला कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर ए और बी के बीच में। किस चीज़ का? कि मिस्टर ए बी से 5 लाख रुपए ले रहे हैं इस डेट में, और मिस्टर बी को ये पैसे वापस कर देंगे, जो ड्यू डेट जो भी आपस में निर्धारित हुई है, इतने जो भी इंटरेस्ट के साथ निर्धारित हुई है, उस इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि 5 लाख रुपए मिस्टर ए ने लिए हैं बी से 1 जनवरी 2020 को, और ये कहते हैं कि 1 जनवरी 2021 तक मैं आपको 5 लाख रुपए 10% इंटरेस्ट के साथ वापस करूँगा, ठीक है? मिस्टर बी जो है वो कहते हैं ठीक है, और सी ने श्योरिटी ली है इस चीज़ की कि ये देंगे। अगर ये नहीं देते हैं तो मिस्टर सी उसको रीपे करेंगे विद इंटरेस्ट, ठीक है ना? तो अब ये यहाँ पे जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन दोनों के बीच में। अब एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर बी और सी के बीच में, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। क्यों? क्योंकि अगर मिस्टर ए डिफॉल्ट करते हैं, यानी कि पे नहीं करते हैं, तो मिस्टर बी सी से पेमेंट मांगेंगे, वो सी को पे करना पड़ेगा, ठीक है? जो 5 लाख रुपए और 10% इंटरेस्ट उसके साथ। अब मतलब 1 जनवरी 2021 को अगर ए ने पैसा नहीं दिया, तो मिस्टर सी को पे करना पड़ेगा पूरा पैसा बी को, ठीक है? तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आता है मिस्टर ए और सी के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में। किस चीज के लिए? क्योंकि मिस्टर ए ने जो पैसा लिया है, यूज तो मिस्टर ए ने किया है ना। अब मिस्टर सी अगर पैसा करते हैं, अगर मिस्टर ए पे नहीं करते हैं, तो मिस्टर सी उस पैसे को रिम्बर्स करवा सकते हैं, यानी कि लॉस को रिम्बर्स करवा सकते हैं मिस्टर ए से। हमने पिछले टॉपिक में बात की थी इंडेमनिटी की, राइट? तो इसका मतलब है इंडेमनीफाई करवा सकते हैं, क्योंकि इनको लॉस हो रहा है ना सी को 5 लाख रुपए का। तो मिस्टर सी कहेंगे मिस्टर ए से कि मैंने आपके बिहाफ में 5 लाख रुपए प्लस 10% इंटरेस्ट जो इनको बी को दिया है, वो मुझे वापस चाहिए, नहीं तो इनको लॉस हो जाएगा। तो मिस्टर ए को इनको पैसे रिम्बर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना? 5 लाख रुपीस
प्लस 10% इंटरेस्ट, ठीक है ना। वो इनको अगर इन्होंने सी ने बी को दे दिया है अगर इनके डिफॉल्ट पे, तो मिस्टर ए को सी को फाइनली वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि मान इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सप्रेस्ड होगा यूजुअली, क्योंकि दोनों के बीच का जो है उसको है ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बी जो है वो पैसा मांगेगा ए से ही, वो सी से नहीं मांगेगा, पहले वो ए से मांगेगा। अगर ए उस पैसे को वापस नहीं करता है, मान लो मना कर देते हैं, तो बी, क्योंकि सी ने गारंटी दी थी ना, तो बी जाएगा सी के पास कह के कि मेरे को पैसा चाहिए, और सी पैसा तब जाके देगा। ऐसा नहीं है कि बी कह दे कि यार सी से कि मेरे को पहले आप पैसे दे दो करके, वो नहीं हो सकता। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ए और बी के बीच में। बी और सी के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो ए और सी है, अगर इनके बीच में कोई भी एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मान लीजिए ए सी ने कुछ बोला ही नहीं आपस में कि तुम पैसे दूंगा या नहीं दूंगा आपस में, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा इंप्लाइड माना जाता है, ठीक है ना। लॉ कहता है कि नहीं, इनको अगर सी को लॉस हो रहा है तो ए को रिम्बर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गारंटी इन्हीं के दिए दी है, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया है कि यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट, 3 पार्टीज हैं, ठीक है, और 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, आपस में, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं कि ये जो प्रिंसिपल डेटा है, एंड ये जाते हैं क्रेडिटर से पैसे लेते हैं, ठीक है, डेट लेते हैं। क्रेडिटर और इनके बीच में आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि क्रेडिटर ने जो पैसे दिए हैं वो श्योरिटी की वजह से दिए हैं, क्योंकि बिना इनके वो पैसे देते नहीं, इनकी गारंटी के बिना। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों का, ठीक है ना। समझ लिया ना कि ये कुल मिला के 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं आपस में। तो समझते हैं सेक्शन 126 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है इस बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी तीसरे इंसान की उसकी प्रॉमिस या फिर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी को परफॉर्म करने की कॉन्ट्रैक्ट लेता है, अगर वो तीसरा इंसान डिफॉल्ट कर जाता है। यहाँ पे तीसरा इंसान कौन था? मिस्टर ए, ठीक है। क्योंकि अगर इन्होंने पैसे लिए थे ना 5 लाख रुपए, अगर इनकी लायबिलिटी क्या बनती है? इनका प्रॉमिस था ना पे करने का, वापस रीपे करने का, ठीक है ना, या डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी थी ना, ठीक है। तो वो अगर ये डिफॉल्ट कर जाते हैं, अगर मिस्टर ए 1 जनवरी 2021 तक पे नहीं करते हैं, तो कौन पे करेगा? मिस्टर सी पे करेंगे। तो मिस्टर सी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है ना मिस्टर सी, ठीक है ना, समझ गए ना। और एक चीज और समझिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का गारंटी, ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है एंड रिटन भी हो सकता है। इसको सिर्फ रिटन होने की जरूरत नहीं है, इसको ओरल को भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मानते हैं अंडर इंडियन लॉज। लेकिन अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें, इंग्लिश लॉ स्पेसिफिकली बात करता है, इंग्लिश लॉ स्पेसिफिकली बात करता है इट हैज टू बी रिटन, यानी कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट हो अंडर द इंग्लिश लॉ के अंदर इसको रिटन ही होना पड़ेगा, लिखित ही होना पड़ेगा। लेकिन हम क्या, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इंडियन लॉ की बात कर रहे हैं, तो इंडियन लॉ के हिसाब से इट कुड बी बोथ, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, यानी कि मौखिक और लिखित दोनों ये माने जा सकते हैं। समझते हैं इसके एसेंशियल्स को कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल्स क्या क्या है। कंकरेंस ऑफ ऑल द पार्टीज, जो कि हमने बात की थी ए बी सी की, यानी कि प्रिंसिपल डेटर, बी कौन था यहाँ पे? क्रेडिटर, जिसने पैसे दिए थे। सी कौन है यहाँ पे? श्योरिटी, जिसने गारंटी दी थी, ठीक है ना। प्रिंसिपल डेट, आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट इज नेसेसरी, ठीक है। एग्जिस्टेंस क्यों नेसेसरी है इसकी? अगर प्रिंसिपल डेट ही नहीं है तो गारंटी किस चीज की होगी, ठीक है। तो डेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बिना कोई गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जिस्ट कर सकता है।
तीसरा है कंसिडरेशन। आपको तो पता ही होगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना ही पड़ेगा, ठीक है। एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की जरूरत है, तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी जरूरत है। लेकिन हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो कंसिडरेशन, उसका मतलब क्या है, उसका अभिप्राय क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन जो है, अब मान लीजिए ये जो प्रिंसिपल डेटर है, इसने 5 लाख रुपए दिए थे ना, सॉरी 5 लाख रुपए लिए थे ना क्रेडिटर से, तो श्योरिटी के लिए इसमें कंसिडरेशन क्या है, क्या श्योरिटी को कुछ प्रिंसिपल डेटर से अलग से बेनिफिट मिल रहा है, इसी को कंसिडरेशन मानेंगे या किसको कंसिडरेशन मांगेंगे। तो समझते हैं सेक्शन 127 के हिसाब से। 127 स्पेसिफिकली बात करता है कि कोई भी ऐसा काम जो प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए भी है, ठीक है, वो भी श्योरिटी की कंसिडरेशन मानी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पे जो मिस्टर ए है वो कहते हैं मिस्टर बी से, मुझे गुड्स चाहिए, ठीक है, कुछ फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो मिस्टर ए वांट्स टू बाई इट एक्चुअली, ठीक है, ये बाई करना चाहते हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी एक्चुअली, ठीक है। अब मिस्टर बी कहते हैं कि मुझे गारंटी चाहिए कि आप पैसा इसका रिपे करेंगे। मिस्टर ए सी के पास जाते हैं, सी गारंटी देते हैं, ठीक है। तो सी कहते हैं मिस्टर बी से, आप मिस्टर ए को ये चीजें दे दीजिए क्रेडिट पे, मैं आप अगर ये पे नहीं करेंगे तो मैं पे कर दूंगा, लेकिन आप प्लीज इनको ये चीजें दे दीजिए। बी सामान भिजवा देता है ए के पास, तो ये इनफ कंसिडरेशन है सी के लिए, यानी कि ए का फायदा हो गया ना यहाँ पे सी के कहने से, तो ए का जो फायदा है वो भी सी के लिए कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, ठीक है। श्योरिटी जो है यहाँ पे हमने समझा था ना कि श्योरिटी की लायबिलिटी कैसे है। सबसे पहले लायबिलिटी किसकी आती है, सबसे पहले आती है मिस्टर ए की, कि ये मिस्टर ए बी को पैसा रिपे करेंगे, इनकी पहली लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये यानी कि प्राइमरी लायबिलिटी है मिस्टर ए की, ठीक है। लेकिन मिस्टर सी की लायबिलिटी कब अराइज होती है, जब मिस्टर ए डिफॉल्ट कर जाएंगे, मिस्टर बी को पे नहीं करेंगे, तब मिस्टर बी सी के पास जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो ये श्योरिटी की लायबिलिटी है वो सेकेंडरी लायबिलिटी है, प्राइमरी नहीं है, ठीक है। प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल डेटर की होगी, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि जो लायबिलिटी है श्योरिटी की वो को एक्सटेंसिव है विद द प्रिंसिपल डेटर, यानी कि मींस प्रिंसिपल डेटर की जो भी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी श्योरिटी की भी उतनी ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मिस्टर ए ने पैसे लिए थे 5 लाख रुपए, ठीक है ना, मिस्टर बी से, तो अगर मिस्टर ए को रिपे करने हैं मिस्टर बी को 5 लाख रुपए, तो सेम पैसा मिस्टर सी को भी अगर रिपे करने हैं, अगर मिस्टर ए डिफॉल्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। अगर मिस्टर ए इनको नहीं देते हैं तो मिस्टर सी इनको 5 लाख रुपए देंगे, ठीक है ना, समझ गए ना आप। तो उतना ही 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इन्होंने अगर इन्होंने ए ने बी को 5 लाख रुपए नहीं दिए तो सी ने बस 4 लाख रुपए दे दिया, 6 लाख रुपए दिए, ऐसा नहीं है। जितना पेमेंट की गारंटी ली गई है, जितना पैसे की, उतना पैसा सी को देना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना। अब दूसरी तरीके से हम समझते हैं इसको, जो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी जो को एक्सटेंसिव का मतलब हम समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर ए है, ठीक है, इन्होंने ये मिस्टर सी है, इन्होंने बी से कहा कि मैं गारंटी लेता हूं मिस्टर ए के बिहाफ पे कि ये पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो कि मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट की इन्होंने गारंटी ली है मिस्टर सी ने, लेकिन क्या होता है कि बाद में वो डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। डिसऑनर होने में क्या होता है कि मिस्टर सी को पे करना पड़ेगा बी को, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का, उतना ही पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ साथ में उनको उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो भी होगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज के पेमेंट के साथ इंटरेस्ट भी जो आता है वो भी मिस्टर सी को बी को देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैं पेमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज करूंगा लेकिन जो इंटरेस्ट आ रहा है वो नहीं दूंगा, या चार्जेस लग रहे हैं वो नहीं दूंगा, वो भी मिस्टर सी को देना पड़ेगा बी को, ठीक है। तो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी उतनी आती है जितनी की प्रिंसिपल डेटर की बनती है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है ना। आगे हम समझते हैं कि नो मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है।
यानी कि कोई भी मटेरियल फैक्ट्स का कंसीलमेंट या रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए बाय द क्रेडिटर। ठीक है, वो ऐसे, वो भी उन फैक्ट्स की, हम पहले इनको समझते हैं कि कहां पे, यहाँ पे किस मटेरियल फैक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पॉइंट को समझने के लिए हम, पता है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बतानी पड़ेगी। डिस्क्लोजर इज नॉट नेसेसरी, सारी चीजें बताना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि क्रेडिटर को सारी चीजें इन्फॉर्म करनी पड़ेगी, नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी ऐसी चीज को जिसकी वजह से श्योरिटी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में आता ही नहीं, या ऐसी चीजों का कंसीलमेंट किया जाता है जिसकी वजह से श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं होता, तो वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेक्शन 142 स्पेसिफिकली कहता है कि गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड, यानी कि कोई भी गारंटी अगर मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा लेती है, क्रेडिटर ने मिसरिप्रेजेंट किया है उस चीज को, या उसकी नॉलेज के द्वारा हुआ है, कोई भी मेन चीज अगर ट्रांजेक्शन की है तो वो इनवैलिड हो जाएगी। सेक्शन 143 बात करता है कंसीलमेंट वाली। ठीक है ना। अगर कोई भी ऐसी चीज पे साइलेंस होता है, यानी कि कोई भी ऐसा, मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है गारंटी का, वहां पे कोई ऐसी चीज है जो श्योरिटी को पता होनी चाहिए, अगर श्योरिटी अगर उसे पता होता वो पक्का इसमें एंटर नहीं करता, लेकिन अगर उस जगह पे क्रेडिटर चुप है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी को अपने काम पे लगाया है एज अ क्लर्क। किस चीज के लिए? टू कलेक्ट मनी। ठीक है, अब ये मिस्टर बी ए के लिए कलेक्ट करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। फिर क्या करते हैं, मिस्टर बी ऑलरेडी इनके काम कर रहे हैं। अब काम करने में क्या पता चलता है मिस्टर ए को कि थोड़े टाइम से इनकी जो अकाउंटिंग है, इनका जो अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें कुछ पैसा कलेक्ट किया गया है जिसकी कोई रसीद नहीं है। ठीक है, अब उस पैसे का हिसाब किताब नहीं है कुछ पैसे का। ठीक है, तो मिस्टर ए बी को वापस बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि आपके पैसे का हिसाब किताब नहीं है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है आपके ऊपर। अब आप एक ऐसे व्यक्ति को ले आइए जो आपके बिहाफ पे गारंटी दे सके, तभी मैं आपको काम में कंटिन्यू रख पाऊंगा। ठीक है ना। फिर मिस्टर बी जाते हैं सी के पास। सी को ये बात नहीं मालूम है कि इनके अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम आई है अभी पास्ट में, इनको नहीं मालूम है, ये अनजान है उस चीज से। और मिस्टर सी को ये जाते हैं ए के पास और गारंटी दे देते हैं। अब मिस्टर ए ने भी इनको इन्फॉर्म नहीं किया कि इनके बी के अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, इन्होंने कुछ रसीदें नहीं है इनके पास पैसे की, कुछ हिसाब किताब नहीं है पैसे का, ये मिस्टर ए को पता है लेकिन मिस्टर सी को इन्फॉर्म नहीं किया इन्होंने। तो यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो गया। क्यों हो गया? अगर मिस्टर सी को पता होता कि बी का जो कंडक्ट है, यानी कि इनका जो नेचर है, इन्होंने अभी पैसे में हिसाब किताब में थोड़ी प्रॉब्लम की है, अगर मिस्टर सी को पता होता तो ये गारंटी नहीं देते मिस्टर ए को, क्योंकि इनको पता है कि अगर बी अगर कहीं पे भी पैसे में कुछ नहीं दिया मिस्टर ए को, तो मिस्टर सी को वो वापस करना पड़ेगा मिस्टर ए को। तो मिस्टर सी ऐसे इंसान की क्यों गारंटी लेंगे जहां पे मिस्टर सी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है अगर मिस्टर ए ने इन्फॉर्म नहीं किया मिस्टर सी को। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पे उन्हीं फैक्ट्स की बात की जा रही है जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना अगर अगर वो चीज श्योरिटी को पता होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करता। सारे फैक्ट्स बताने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर बी के द्वारा। ठीक है ना। चलिए आगे हम समझते हैं कि इंडेमिटी और गारंटी के बीच का डिफरेंस, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था इंडेमिटी को। ठीक है, इंडेमिटी को तो हमने समझा ही था यहाँ पे कि दो पार्टीज होती है, इंडेमिफायर एंड इंडेमिफाइड। इंडेमिफायर प्रॉमिस करता है इंडेमिफाइड को कि मैं आपको, अगर कोई भी आपका लॉस होता है आपकी, मेरी वजह से या फिर किसी थर्ड इंसान की वजह से, तो उसको मैं रीइंबर्स करूंगा। ठीक है ना। तो समझते हैं कि ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे वन पार्टी जो कि है इंडेमिफायर प्रॉमिस करता है सेव द अदर पर्सन, यानी कि दूसरे इंसान को बचाने की, किसको? इंडेमनिटी होल्डर को या फिर इंडेमनिफाइड को। इंडेमनिटी होल्डर को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आपको लॉस होता है मेरी वजह से या किसी थर्ड इंसान की वजह से, तो उस लॉस की भरपाई मैं करूंगा। ठीक है ना।
लॉस का रिम्बर्समेंट मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो अभी हमने समझा ही था कि यहाँ पे एक इंसान अगर कहता है कि वो अगर प्रॉमिस को नहीं निभाता है, अपनी लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज नहीं करता है, उसके डिफ़ॉल्ट में मैं उसके बिहाफ़ पे करूँगा। यानी कि यहाँ मिस्टर सी ने कहा था मिस्टर बी को कि मैं गारंटी लेता हूँ ऑन बिहाफ़ ऑफ ए, ठीक है ना? ठीक है ना? गारंटी ली थी ना यहाँ पे? तो अगर ए 5 लाख रुपए वापस नहीं करते हैं बी को, तो मैं उनके बिहाफ पे पैसा वापस करूँगा, समझ गए ना? और आगे हमने देखा है कि यहाँ पे 2 पार्टीज़ होती हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है? जैसे कि हमने समझा ही था कि हमने एग्ज़ाम्पल्स भी लिए थे, मान लीजिए इंश्योरेंस का हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्पल में हमने समझा था ना कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो कौन है? इंडेमनीफायर है। उसने एक इंडेमनिटी होल्डर से बात की थी और कही थी कि अगर आपका मान लीजिए हम इंश्योरेंस करते हैं आपके व्हीकल का और अगर वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्हीकल की जो भी लॉस होगा उसमें जो भी हानि होगी वो हम रिम्बर्स करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कौन था इंडेमनीफायर? इंश्योरेंस कंपनी थी। इंडेमनिटी होल्डर कौन था? जिसका इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योर्ड पर्सन। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको जस्ट बताया है, ठीक है? बाकी का आप वीडियो देख सकते हैं उसको। यहाँ पे क्या है 3 पार्टीज़ थी, क्रेडिटर जो मिस्टर ए थे, सॉरी मिस्टर बी थे। प्रिंसिपल डेटर मिस्टर ए थे, श्योरिटी मिस्टर सी हैं जो। अब हम समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच का वो एक्सप्रेस्ड एंड स्पेसिफिक है, ठीक है ना? क्योंकि यूजुअली हम इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे इंडेमनीफायर प्रॉमिस कर रहा है तो वो एक्सप्रेस्ड ही होगा क्योंकि तभी वो प्रॉमिस करेगा, ठीक है? तो और स्पेसिफिक होगा। यहाँ पे लेकिन जो देखते हैं कि हम श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का बीच का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्प्लाइड होता है क्योंकि श्योरिटी की तो हमने बात की थी ना कि मान लीजिए श्योरिटी जो है मिस्टर सी है और मिस्टर ए, इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर मिस्टर ए पैसा करने देने से डिफॉल्ट हो जाते हैं मिस्टर बी को तो मिस्टर सी पे करेंगे। तो मिस्टर सी यानी कि श्योरिटी ने तो पे कर दिया मिस्टर बी को। अब श्योरिटी को अगर पैसा मिस्टर ए से लेना है तो मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है इन दोनों के बीच में। कानून कहता है कि अगर श्योरिटी का लॉस हो रहा है मिस्टर ए की प्रिंसिपल डेटर की वजह से तो मिस्टर प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल डेटर है उनकी जिम्मेदारी है कि श्योरिटी को वो पैसा वापस करें। तो इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस्ड है, ठीक है ना। और जो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्प्लाइड है, ठीक है। और जो श्योरिटी है वो और क्रेडिटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सप्रेस्ड है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो गारंटी लेते हैं तो यानी कि वो एक्सप्रेस्ड माना जाएगा। लेकिन जो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वो इम्प्लाइड है क्योंकि श्योरिटी ने ऑलरेडी पे कर दिया प्रिंसिपल डेटर को। अगर डिफॉल्ट कर दिया प्रिंसिपल डेटर ने, क्रेडिटर को पे अगर किया है उन्होंने, तो प्रिंसिपल डेटर को जिम्मेदारी बनती है कि उनके लॉस में उनको पे करें। फिर लायबिलिटी ऑफ जो इंडेमनीफायर है वो प्राइमरी है, ठीक है। वो जो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा ही था कि वहां पे इंडेमनीफाइड को अगर कोई भी लॉस होता है तो ये इंडेमनीफायर की जिम्मेदारी है कि सीधे जाके वो उसको पे करे। यहाँ पे लेकिन जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है क्योंकि सबसे पहले अगर मान लीजिए ए ने पैसा बी को नहीं दिया तो यानी कि ए यानी कि प्रिंसिपल डेटर है, उसने पैसा अगर बी को नहीं दिया तभी बी जाके सी के पास मांगेगा, अदरवाइज नहीं मांगेगा। अगर ये पैसा दे देते हैं तो बी सी के पास का नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो सी के पास वो श्योरिटी के पास तभी आ सकते हैं अगर मिस्टर ए डिफॉल्ट कर जाते हैं पेमेंट पे। तो ये इन दोनों के जो श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच का जो लायबिलिटी बनती है श्योरिटी की जो भी है वो सेकेंडरी आती है। जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर, ठीक है ना। हमने देखा ही था कि 3 कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होते हैं, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में, क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था जो इम्प्लाइड था वैसे भी। आगे हम देखते हैं कि इंडेमनीफायर जो है अगर मान लीजिए कि कोई भी, जैसे हमने समझा था कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, उसने व्हीकल का इंश्योरेंस किया है और एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो इंडेमनीफाइड यानी कि जो जिसका व्हीकल है उसको पैसे दिया उन्होंने, लॉस लॉस जो है रिम्बर्स किया फाइनली। अब वो लॉस तो रिम्बर्स कर दिया उन्होंने, इंडेमनीफायर ने इंडेमनीफाइड को, लेकिन अब जो इंडेमनीफायर को तो पैसा कहीं ना कहीं से लेना है ना, क्योंकि इन्होंने इंडेमनीफाइड को पैसा तो दे दिया, ठीक है। अब इंडेमनीफाइड का मान लीजिए जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी लापरवाही की वजह से इंडेमनीफाइड को इतना लॉस हुआ था, अब उस इंसान से अगर केस होगा, कोई भी सू किया जाएगा, तो ये इंडेमनीफायर जो सू करेगा थर्ड इंसान को कोर्ट में पैसा रिकवर करने के लिए, तो वो अपने नाम पे नहीं कर सकता।
तो नाम तो इंडेमनीफाइड का ही होगा, ठीक है। तो यानी कि समझते हैं कि ये जो मिस्टर यहाँ पे आकाश है, ये है इंडेमनीफाइड, ठीक है। इनके लिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। उसने कहा कि मैं आपको इंडेमनीफाई करने का जिम्मेदारी लेता हूँ अगर आपका व्हीकल का लॉस होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बाद में एक्सीडेंट हो जाता है आकाश का, ठीक है। उनका व्हीकल खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो ये इंडेमनीफाई इनको पे कर देते हैं जो भी इनका व्हीकल में लॉस हुआ है, ठीक है। अब लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को भी पैसा चाहिए, तो आकाश का जो एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, वो एक ट्रक से हुआ था, ठीक है। वो जो ट्रक की नेग्लिजेंस थी ट्रक ड्राइवर की, तो उस कंपनी से जो ट्रक जिस कंपनी की है, ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी अगर इनके ऊपर केस करेगी पैसा लॉस को रिकवर करने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी अपना नाम लेके नहीं करेगी, आकाश का ही नाम लेके होगा, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ था ना इनकी लापरवाही की वजह से, तो इनके ही नाम से होगा ये, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंडर क्या होता है कि अगर श्योरिटी ने जो डेट है, यानी कि प्रिंसिपल डेटर का डेट जो पे कर दिया अगर क्रेडिटर को, ठीक है, सारा पैसा पे कर दिया, तो वो उसको अपने एक अधिकार की तरह उस पैसे को ले सकता है क्रेडिटर से, यानी कि वो प्रिंसिपल डेटर की जगह पे आ जाता है, सॉरी, वो क्रेडिटर की जगह पे आ जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी कि अगर श्योरिटी ने पे किया प्रिंसिपल डेटर का डेट क्रेडिटर को, तो वो किसकी जगह पे आ गया, क्रेडिटर की जगह पे आ गया। अब वो खुद से कह सकता है प्रिंसिपल डेटर को मेरे पैसे मुझे वापस करिए, ठीक है। यानी कि मिस्टर ए का पैसा जो बी को देना था, अगर सी ने दे दिया, अगर मिस्टर ए ने डिफॉल्ट किया, तो अब सी जाके मांगेंगे, इन दोनों के बीच का पैसा का लेन देन रह गया है, तो मिस्टर सी कहेंगे कि मेरे पैसे मुझे ए से मतलब दीजिए मुझे वापस। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी वीडियोज देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।